Okay, so welcome back to the class again. I hope once again you people are doing well and good, right? Okay, fine. So we'll be moving on further. हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस में, ठीक है? So we were going through the formation of salts and after that we went through the some of the special salts. कुछ special salts के बारे में हम बातें कर रहे थे, right? और स्पेशल सॉल्ट्स में वी वर हैविंग 6 टाइप्स ऑफ स्पेशल सॉल्ट्स. हमारे पास 6 तरीके के स्पेशल सॉल्ट्स थे. 6 में से आई गेस हम लोग पढ़ चुके हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लिए. ओके, देन वी वेंट टू द वॉशिंग सोडा के बाद वी वेंट टू द कॉस्टिक सोडा, राइट? वी वेंट थ्रू द कॉस्टिक सोडा एंड आफ्टर दैट कॉस्टिक सोडा के बाद हमने पढ़ा अबाउट बेकिंग सोडा, दैट इज बेकिंग पाउडर, राइट? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ठीक है? इनके सभी के यूजेस, इन सभी के एप्लीकेशंस, इन सभी के केमिकल नेम, ट्रिवियल्स नेम, केमिकल फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी. देयर इज नो अदर ऑप्शंस. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर दैन दिस, दैट इज टू यू विल हैव टू गो फॉर TTR, बस और कुछ नहीं, ठीक है? जो शुरू से जान रहे हैं वो जान रहे हैं और जो नहीं जान रहे हैं वो शुरू से जाने, आई मीन देखिए उसको शुरू से फिर से एक बार, यू विल कम टू नो कि व्हाट इज़ दैट. सो आपको जो है वो बस रट लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? केमिकल फार्मूला है, केमिकल नाम आप बता दिया है, ठीक है, इसका नाम ये है. अब आप चाहेंगे कि उसका फार्मूला आपको समझा दिया जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल, आपको लगता होगा कि हम बार बार ऐसा क्यों बोलते रहते हैं, ठीक है? हर वीडियो में आपको बोला जा रहा है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. हम हाँ ठीक है, हम समझ गए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हो गया. सी इट इज़ नॉट, आई डू नॉट से दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन जस्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ माई वीडियो को लंबा करने के लिए नहीं कह रहे, इससे मेरे को कोई फ़ायदा भी नहीं है. वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा ठीक लगेगा. बट हम बार बार ये बोल रहे हैं बिकॉज कि आपको समझ में आए कि अगर एक बंदा एक चीज़ को बार बार बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट है और यही इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है. एल्स एक बार बोल देते, ठीक, समझ लो, दिस वुड हैव आल्सो बीन डन, राइट? लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है, बल्कि हर वीडियो में आपको, हर क्लासेस में, हर लेक्चर सेशंस में आपको एक ही चीज़ बोली जा रही है, बाबू आप रटना चालू करिए. अगर आप याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू कर लीजिए, एल्स आपको पूरा बोझा हो जाएगा. अभी तक तो अच्छा खासा बोझा हो भी गया होगा अगर कोई नहीं शुरू किए हैं तो, ठीक है? सो जो नहीं किए हैं वो कर लें, ठीक? चलिए, सो विल मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ठीक है? आज हम लोग आगे पढ़ेंगे नंबर 5th वन, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. फिर से हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर ये वो वाला पाउडर नहीं है जो आदमी थोपड़ा में लगाता है, ठीक है? आदमी, हाँ, लेडीज़ लोग भी लगाती है ना, सैलून में जाके वो लोग बोलते हैं भैया ब्लीचिंग, फिर वो थोपड़ा में ब्लीचिंग करवाती है, ठीक है? ये वो वाला ब्लीचिंग नहीं है और ये वो वाला ब्लीचिंग पाउडर नहीं है. इसको खोपड़ी में, थोपड़ा में लगा मत लीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक? इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानना नहीं है. वी जस्ट हैव टू गो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेटिव पार्ट. इसमें केवल हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन रखना है कि व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, इसको कॉमन नेम क्या है, इसके यूजेस आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितनों को ये मालूम है कि ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? हीरो हीरोइन बन के चल तो जाते हैं, मतलब ब्लीचिंग करवाना मेरे को. एक्चुअली ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लीचिंग? ब्लीचिंग से समझते क्या है हम? पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि ब्लीचिंग मुझे करना क्या है, इसके बजाय कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है क्या नहीं होता है. यू मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्लीचिंग क्या है, ठीक है? ठीक, आप अपने में एक बार टटोल के देख लीजिए कि कितनों को आता है नहीं आता है. आई एम वेटिंग फॉर सम टाइम, हम रुक रहे हैं, सोच के देखिए कि कितनों को ब्लीचिंग आता है. आई मीन ब्लीचिंग आता है मैंने ब्लीचिंग, कितनों को मालूम है कि ब्लीचिंग क्या होता है, ठीक है? ब्लीचिंग आता है, हाँ ब्लीचिंग आता है, ऐसा वाला नहीं. सी कि कितनों को आता है कि नहीं आता है? ब्लीचिंग, हाँ, ठीक. चलिए, इसके केमिकल रिएक्शंस वगैरह तो अभी समझा नहीं सकते हैं, बट दिस इज इन माय
सिलेबस की आपको ब्लीचिंग का मतलब कम से कम समझा दे कि ब्लीचिंग माने होता क्या है, ताकि कम से कम जो है वो कहीं बेइज्जत ना हो तुम लोग। ठीक है, कि ब्लीचिंग का मतलब नहीं पता, ब्लीचिंग पाउडर का हमको जो है फॉर्मूला मालूम है, लेकिन है ब्लीचिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग वाइट और शाइनी। किसी भी चीज़ को वाइटिश, एक वाइट कलर उसको प्रोवाइड करना, या जो भी कलर दिया हुआ है उसमें वाइटनेस लाना, उसको लाइट करना, उसको कहते हैं हम ब्लीचिंग, ब्लीच करना। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जनरल मतलब ये होता है, समझ गए। ब्लीचिंग माने उस चीज़ को वाइट करना, ठीक है, उसके कलर को थोड़ा सा लाइट अप करना, दैट इज ब्लीचिंग। जैसे पेपर आप देखे होंगे कि किसी के पास पिकॉक कंपनी का कॉपी होगा, किसी के पास क्लासमेट का होगा, या ब्ला 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 एंड ऑल, जो भी ढेर सारे कॉपीज होते हैं, और भी ढेर सारी कॉपीज होती है। आप सभी कॉपीज के पन्नों को आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पलट पलट के देखिए। कुछ पन्ने आपको जो है वाइट नजर आएंगे, है पन्ना ही है, उसी पेड़ से बना हुआ है, बट है कुछ पन्ने वाइट नजर आएंगे, कुछ पन्ने थोड़े से काले नजर आएंगे, थोड़े से भद्दे नजर आएंगे। हैं, हाउ दिस इज डन? बिकॉज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से उन पेपर्स को ब्लीच किया जाता है, जिसकी वजह से दे स्टार्ट शाइनिंग अप। दिस इज द मेन और कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लीचिंग। ब्लीचिंग माने ये, वो नहीं जो आप पता नहीं आप क्या समझे, आई डोंट नो, बट हमको ये ब्लीचिंग मैंने आप खुद, ठीक है, थोपड़ा वाला से ही समझ के देख लो। आदमी ब्लीचिंग, आदमी नहीं, लेडीज ब्लीचिंग करवाती काला, व्हाट फॉर? ब्लीचिंग करवाने से ग्लो आएगा, वाव, ग्लो आएगा, है। ऊपर वाला जैसे थोपड़ा दिया वैसे ही आएगा, थोड़ी जो यू शुड अंडरस्टैंड दैट। खैर एनीवेज, दैट इज नॉट वन ऑफ माई, नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरा काम का है ही नहीं। बट देन ऑल्सो ये मेरा केवल एक सजेशन है कि थोपड़ा जैसा है वैसे ही आएगा, ठीक है। वो आजकल ओप्पो और वीवो का फ़ोन आ गया है, जिसके कारण इसमें सारे ढेर सारे फिल्टर्स आ गए हैं, जिससे आदमी को लगने लगा है कि अरे वाह गजब का दिखी थी वो, हम तगड़ा, ठीक। उसके बाद उसको सारे फिल्टर हटा के उसके बाद फिर नॉर्मल मोड में फ़ोटो खींच के देखिए, फिर आपको लगेगा कि धत ये वाला कैमरा ठीक नहीं है, इसका हमको दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा। नया फ़ोन, नया रेजोल्यूशंस, नए फीचर्स, नए फिल्टर्स, और ख़तरनाक सब तगड़ा, है ना। तो आजकल के फ़ोन जो है वो आदमी महंगा से महंगा फ़ोन खरीदता है, महंगा से महंगा आईना नहीं खरीद रहा। का है भाई? तो आईना में आपके पिंपल्स, फोड़े, फुंसे सब नज़र आएंगे ना। और महंगा से महंगा फ़ोन इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि कैमरा क्वालिटी उसकी अच्छी होती जा रही धीरे धीरे। उसमें आपका बड़का को यहाँ पे पिंपल हो गया, पिंपल भी हो जाएगा बड़का को, तो आपको छुपा देगा, वाह, ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खैर एनीवेज, सो ब्लीचिंग पाउडर, सो दिस इज द मेन और द कोर आइडिया बिहाइंड ब्लीचिंग, ठीक है, जो हम ब्लीचिंग करते हैं, दैट इज व्हाट, फाइन, ओके। इसका मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले जो है वो ब्लीचिंग पाउडर, इसका कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन समझाने जाते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका कॉमन नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर ही है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग मच फार ओवर हियर, कॉमन नेम ये हो गया भाई ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके बाद इसका केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? केमिकल फार्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सी CaOCl2, ठीक है। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द कैल्शियम आई मीन सॉरी ब्लीचिंग पाउडर। ये एक्चुअली आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली इस फॉर्म में टूटा हुआ रहता है, इस फॉर्म में टूटा हुआ रहता है, Ca, ठीक है। और उसके बाद फिर ऊपर और फिर नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे OCl और फिर यहाँ पे Cl, ये इस प्रकार से लगा हुआ होता है, CaOCl2, क्लियर, समझे? आई मीन ये जो पूरा फंक्शन है, आई मीन ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है, ये कुछ इस प्रकार से मिलके बनता है। क्लोरीन एक बार ऑक्सीजन के साथ रहता है और फिर क्लोरीन अलग रहेगा और फिर दो सब कंबाइन होकर के आपको मिलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, इसका केमिकल साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। इसके और भी नाम है, आई टेल यू द मोर ऑफ द नेम्स, लाइक इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट,
ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है वो फंक्शन कि वो हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है एंड कैसे इसका स्ट्रक्चरिंग होता है। ये आपको पूछेगा नहीं, ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं, ये आपको पूछेगा नहीं, इसके लिए इसको लोड नहीं लेना। अगर आप पढ़ना होगा कैसे क्या करना है क्या नहीं, अब इन्फॉर्मेशन देना है, छोटा छोटा जो चीज़ बताने लायक है वो केवल बता दे रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो एक्चुअली इस फॉर्म में होता है, कैल्शियम क्लोरीन और फिर ऑक्सीक्लोरेट, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, क्लियर है। इसका नाम जो है वो आपके केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, या आप इसको एक और नाम से भी आप इसको बोल सकते हो, दैट इज कैल्शियम या क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, इट इज नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, ये 3 नाम है केमिकल नेम जो कि आप इस प्रकार से इसको बुला सकते हो और कुछ नहीं। फाइन, क्लियर, ओके ग्रेट। सो कमिंग बैक टू द प्रॉपर्टीज अगेन, सबसे पहले हम इसका देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ठीक। सो इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और रॉ मटेरियल्स यहाँ पे काम करते हैं। 2 हमें रॉ मटेरियल्स यहाँ पर चाहिए, ठीक है, 2 ठो रॉ मटेरियल चाहिए मुझे। द फर्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, हम बता रहे हैं, ये एक नंबर वगैरह में आपको MCQs वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम, ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, और उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो केमिकल फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH2। ठीक है, और दूसरा रॉ मटेरियल जो होता है दैट इज क्लोरीन जो कि Cl, इसका फार्मूला होता है क्लोरीन। ठीक है, तो ये 2 रॉ मटेरियल्स होते हैं जो मुझे चाहिए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ओके फाइन। आई डू नॉट थिंक कि देयर मस्ट बी एनी काइंड ऑफ इश्यूज, ठीक ना। ये 2 रॉ मटेरियल हमें चाहिए, पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन जिसको हम Cl बोलते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा कैसे, हाउ वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिलता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है, अच्छा ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको आपको जब बता दिए वाला हम फिर से दोबारा लिख देंगे। ठीक है, हम फिर से दोबारा लिख देंगे, ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो वी गेट दिस वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है बाय एडिंग drops of water to quick lime। देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। आप क्विक लाइम, भाई क्विक लाइम क्या होता है, किसको क्विक लाइम बोलते हैं, किसी को मालूम है, कोई जानते हो क्विक लाइम क्या होता है, नहीं, रसोड़े जानिए केवल। क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। तो हमें करना ये होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में आप केवल ऐड वाटर टू इट ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेक्ड लाइम। ठीक है, क्लियर है। क्विक लाइम में आप जो है वो थोड़े बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप आप वाटर उसमें ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर क्विक लाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम। ठीक है, आई होप दिस मच मस्ट बी क्लियर। चलिए इसको हम लोग छाप लेंगे, छाप लीजिए, छाप लें। ओके, क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिलेगा, हाउ वी विल गेट स्लेक्ड लाइम, बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। क्विक लाइम में केवल आप ऐड कर दीजिए सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यू विल गेट योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम। ओके, अब जरा देखते हैं कि हाउ वी गेट क्लोरीन। क्लोरीन कैसे मिलेगा, जो दूसरा हमारा रॉ मटेरियल है, क्लोरीन कैसे मिलेगा, तो वी ऑल नो क्लोरीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय
It can be obtained by the electrolysis of sodium chloride. By the electrolysis of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड को आप आराम से केवल इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इट सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन। ये हमने पहले भी बात कर लिया है, ठीक है। जब हम लोग ये पढ़ रहे थे कॉस्टिक सोडा जब पढ़ा रहे थे उस समय हमने बताया था कि सोडियम क्लोराइड आपको कैसे मिलता है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज NaCl विच इज़ इन दी एक्वस मोड। आप इसमें जो है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी आप पास करवाइएगा, दैट इज जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, एक को जिसको हम कैथोड कहते हैं और दूसरा जिसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है। नाउ ट्राई टू रिमेंबर कि किसका किसका चार्जेस क्या होता है? एक बार ट्राई जरूर करिएगा अपने से। इसका पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव होता है। हमने कहा भी था कि अभी तक आप जो जानते हैं उस हिसाब से कैथोड जो है वो पॉजिटिव रखता है। इसका मतलब है कि NaCl जब टूटेगा Na+ और Cl- में, ठीक है, तो दिस कैथोड शुड अट्रैक्ट क्लोरीन एंड दिस एनोड शुड अट्रैक्ट सोडियम, राइट। बट होता है इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। होता है ये क्लोरीन एनोड के साथ जाता है और सोडियम आपको कैथोड में मिल जाता है। हमने कहा भी था कि दिस इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, राइट, बिकॉज कि अभी आप जानते हैं कि ऐसा होता है बट उल्टा हो रहा है। सो इसको समझा पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप केवल इसको रट लीजिए। इफ़ यू रिमेंबर हमने कहा था कि आप इसको जो अभी नहीं समझा सकते हम, और अभी आपके पल्ले भी पड़ेगा भी नहीं, ठीक ना। सो बेहतर है कि आप इसको जो है वो केवल इतना ही देख लीजिए, ठीक। सो हमें स्लेक्ड लाइम मिल गया और हमारा क्लोरीन भी मिल गया। सो ओवरऑल रिएक्शन कैसे होता है इसमें? ओवरऑल रिएक्शन फॉर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के लिए आपका ओवरऑल रिएक्शन कैसा होता है? तो स्लेक्ड लाइम लिया जाता है NaOH प्लस आपका क्लोरीन जो बाहर निकलता है Cl2, राइट। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट CaOCl2। हमने कहा कि ये किस फॉर्म में होगा? Ca, फिर यहाँ Cl और ये OCl इस फॉर्म में होता है। ये इस तरीके से टूटता है, ठीक है, इस तरीके से इनफैक्ट जुड़ा हुआ होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब नाम लिखना चाहें, नाम लिख दीजिए यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन विल गिव मी कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, राइट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, और सिंपली यू कैन कॉल इट ब्लीचिंग पाउडर। यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। दिस वन इज माई ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए आप लिख सकते हो स्लेक्ड लाइम। आप ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसको आप नाम याद रखिएगा। कौन स्लेक्ड लाइम है, कौन क्विक लाइम है, किसको ब्राइन बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसको ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, इसको ये इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको जो है वो इसको रिटेन रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक ना। अपलोड कर लीजिए इधर, बार बार पढ़िए तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप भूल जाइएगा, आपको याद रहेगा ना 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 मुन्ना ना, ये सब नहीं होगा, ठीक है। जितनी बार पढ़ोगे उतना ध्यान में रहेगा, ठीक ना, नहीं तो पल्लू झाड़ लो अपना अपना। चलिए, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज छाप लें इसको। जी, इसको छाप लेंगे प्लीज। यस, हो ओके। सो इतनी बातें क्लियर होंगी, छाप भी लिए होंगे, राइट। आई सो नाउ विल गो टू द सेकंड पार्ट, दैट इज यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखे हैं, दुकान में मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आइए, सबसे पहला यूज इसका ये है फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनन, फॉर ब्लीचिंग। भाई ब्लीचिंग का ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग है ना करेंगे। फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लाइनन, वुड पल्प, पेपर एट्सेट्रा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको वाइटनेस चाहिए होता है। कॉटन का कपड़ा है तो वाइटनेस चाहिए हल्का सा, राइट, नहीं तो कैसे आएगा,
पेपर को देख लो, पेपर आपका जितना वाइट रहता है उतना खूबसूरत लगता है लिखने में भी और देखने में भी, है ना, नहीं तो करिया करिया लगता है, समझे कि नहीं। क्लासमेट का कॉपी देखिए, ऐसा लगता है जैसे उसके पेपर में फेयर एंड लवली लगा दिया, वाह, है नहीं। और बाकी और दूसरा कंपनी का कॉपी वॉपी देख लीजिए, है ना, 5-10 रुपये में जो मिलता है वो सब ऐसा लगेगा जैसे ये जो है वो आपका डगडगिया बस्ती से मैन्युफैक्चरिंग हो क्या है कि नहीं। ओके, क्लियर है। नंबर 2, इट इज यूज्ड फॉर द स्टेरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इट इज़ यूज फॉर द स्टेरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बोले तो ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए या ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री, ठीक है, जर्म फ्री करने के लिए, उसको स्टेरलाइज करने के लिए इसको ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जर्म्स वगैरह अगर हो गए हैं तो आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए और ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद वो आपके पीने के योग्य ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड in rendering wool unshrinkable। वुल अनश्रिंकेबल बोले तो ऐसे वुल जो अनश्रिंकेबल हो। अनश्रिंकेबल बोले तो जिसमें मतलब आप कोई भी स्वेटर वेटर आप देखे हो, स्वेटर में आप कभी आयरन वायरन मारते हैं? यार हाँ, बिल्कुल मारना पड़ता है यार, क्या आप बकवास कर रहे हो, मारना पड़ता है उसमें, ठीक है, बिकॉज कि उसमें भी क्रीचेज आ जाते हैं। 2 धागे रखिए, उसमें पूरा लाइनिंग हो जाएगा। टू रिड्यूस और टू रिमूव दोज लाइनिंग्स यू विल हैव टू अप्लाई आयरन और प्रेस आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करने से क्या होता है, आपको ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुल होगा जो अनश्रिंकेबल हो, मतलब ऐसे वूल के कपड़े वो बनाता है जो अनश्रिंकेबल हो, जिसमें झुर्रियाँ नहीं होंगी या झुर्रियाँ नहीं लगाई जा सकेंगी, समथिंग लाइक दैट। क्लियर? ओके। नंबर 4, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। आई टोल्ड यू द लास्ट डे, क्लोरोफॉर्म, रुमाल, दाएं क्लोरोफॉर्म, है ना। किडनैपिंग वाला जो रहता है ना, सुंघा के जो किडनैप किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना। मूवी में टनटना के ही सब जो है वो चलता है, ठीक है। ओके। नंबर 5, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द लैबोरेटरीज में ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। डो नॉट आस्क मी प्लीज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम आपको समझा चुके हैं इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, जहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़े हैं या रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े हैं साथ में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसी में हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारी चीज़ें के कॉन्सेप्ट हमने भली भांति आपको समझाया हुआ है, ठीक। यदि याद ना हो तो आप वीडियो दोबारा देख लें ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, क्लियर है? ओके, वन मोर यू कैन राइट, दैट इज इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स, ठीक ना। क्लोथ्स की ब्लीचिंग में भी ये काम आता है। कपड़े को भी तो वाइट करना पड़ता है, वाइट कलर का कुर्ता ले लिया है तो ये करना है, खाली उजाला डालने से थोड़ी हो। फाइन, अरे इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर डाल मत लेना, वो फैक्ट्री वाले करते हैं, ठीक ना। मतलब भैया बोले थे कि केवल उजाला डालने से थोड़ी होगा, ऐसा मत कर लेना, तो मम्मी ढूंढ देगी, बता दे रहे। चलिए इसको छाप लेंगे प्लीज, छाप लेंगे। ओके, so I hope this much must be clear. If it is clear, then we'll move on to the next salt. That is हमारा next salt है plaster of Paris.
प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे बाप रे, पेरिस जाके प्लास्टर करवाने को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ऐसा नहीं लिखना हमें, ठीक है। यदि आपके दिमाग में ये सब चल रहा है तो इसको अपने दिमाग से निकाल लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस माने वो प्लास्टर नहीं जो पेरिस में लगेगा, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलने के पीछे इसका मकसद केवल छोटा सा ये है कि एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जो बनाने के लिए, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है कुछ रॉ मटेरियल से। आई मीन कुछ भी अगर होगा जाने मन तो वो तो रॉ मटेरियल से ही बनेगा ना। उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए मुझे, जैसे भात बनाना है तो चावल चाहिए, है ना। रोटी बनाना है तो आटा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ना मेरे को। तो वैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल इस केस में जो काम करता है दैट इज जिप्सम। उसको हम जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। अच्छी बात और जानने वाली हैरतअंगेज बात यहां पर यह है कि जिप्सम जो है वो सबसे पहली बार और सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है वो पेरिस में ही पाया जाता था, ठीक है। दैट इज वाई इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। इसलिए नहीं क्योंकि वहां पेरिस में जाके आप प्लास्टर चढ़वाएंगे इसलिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, नहीं नहीं, ठीक है। काफी लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ जो है वो प्लास्तरा समझ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लास्तरा नहीं है वो, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सो पेरिस यहाँ पर नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज इसको बनाने के लिए जो सबसे रॉ मटेरियल, जो मेन रॉ मटेरियल चाहिए वो पेरिस में पाया जाता है या पाया जाता था, सबसे पहले जो वहीं पे पाया गया था। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आम भाषा में हम सिंपली POP कहते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए सबसे मेन काम और सबसे मेन रॉ मटेरियल जो है दैट इज जिप्सम, ठीक है। अब ये जिप्सम क्या है, जिप्सम क्या है? ओके फाइन, आइए जरा देखते हैं कि द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज gypsum. Gypsum. It is found or was found in Paris. That's why the name got to be plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई अब यहाँ पे जिप्सम क्या है, ये एक नया चीज़ है यहाँ पे। जिप्सम, जिप्सम क्या है आपको? जिप्सम इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड, इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड है, अच्छा केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड है तो इसका मतलब है कि इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा, राइट, बिकॉज बिना उसके फिर कौची का कंपाउंड हो रहा वो, ठीक ना। तो जिप्सम जो होता है इसका केमिकल क्या यार केमिकल फार्मूला फॉर जिप्सम। ध्यान देंगे, आई एम टॉकिंग ऑफ जिप्सम, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, आई एम टॉकिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। इसका केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट इसी को हम कहते हैं जिप्सम, ये हमारा जिप्सम होता है, ठीक। CaSO4.2H2O, ये 2H2O जो होता है इट टेल्स अस दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, राइट। इसका मतलब है कि ये जो वाटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट इज ऑल्सो नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक ना, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड और दे आर फाउंड एज क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल्स के अंदर में ही पाए जाएंगे। दैट्स वाई दिस इज नोन एज .2H2। क्लियर है? ओके फाइन फाइन फाइन, ओके ग्रेट। सो नाउ
लेट अस गो फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग से पहले कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ डिटेल्स बता देते हैं, जैसे शुरू से हम करते आ रहे हैं, ठीक ना। सबके बारे में डिटेल बता दे रहे, केवल इसके साथ भेदभाव क्या काहे करेंगे हम फालतू का, है ना, नाम खराब नहीं करना मेरे को। आइए, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब ध्यान दें, आई एम टॉकिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस नाउ। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले जो है वो कॉमन नेम बात कर रहे हैं, तो कॉमन नेम कर लेते हैं। कॉमन नेम इसको पीओपी से बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कह सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, कोई दिक्कत, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर है। कॉमन नेम इसका यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रही बात इसकी केमिकल फॉर्मूला की, केमिकल फॉर्मूला, सो केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यह है इसका केमिकल फॉर्मूला, CaSO4 डॉट हाफ H2O। सो केमिकल नेम इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जैसे यहाँ पे 2 था तो हम डाईहाइड्रेट बोले, दिस इज हाफ, दैट्स वाई हेमी, यू रिमेंबर। अगर एक सर्कल है तो ये हो गया सर्कल बोलेंगे इसको, लेकिन आधा कर दे, दिस इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होता है, ओके। 3D कॉन्सेप्ट में अगर बात करेंगे तो यह है स्फेयर, इसको हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा हेमी स्फेयर, हेमी बोले तो आधा, सेमी बोले तो आधा, हेमी बोले तो आधा, वही, सो हेमी हाइड्रेट। सो इसका नाम हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये है इसका इंफॉर्मेशन, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम। अभी हम इसका मैन्युफैक्चरिंग बता देंगे कि हाउ दिस इज प्रिपेयर्ड, फाइन। चलिए इसको छाप लेंगे, छाप लेंगे प्लीज, ओके। सो शैल वी मूव ऑन, इतनी बातें क्लियर होंगी आई गेस, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सुनाइए ना जरा हमको बहरी सब। चलिए आइए, सो लेट अस वॉच आउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग। ये बनता कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीओपी, ठीक। सो हम लिख देते हैं कि व्हेन gypsum is heated at a certain temperature, ठीक है, at a certain temperature it changes to plaster of Paris। जैसे इसका रिएक्शन क्या है, आई मीन कैसे काम करता है ये, तो जिप्सम बोले तो CaSO4 डॉट 2H2O मुझे ये लेना है, और CaSO4 को मुझे कंटिन्यूसली हीट करना है, राइट। इसको आप लगातार हीट करिए एट 373 केल्विन, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर है डार्लिंग। आप ये 373 केल्विन को हमेशा के लिए याद रख लीजिए। आप ध्यान दें कि यदि आपके सॉल्ट वाले में से किसी को कुछ पूछना होगा अगर बोर्ड्स को, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द सॉल्ट्स फॉर द CBSE वालों, राइट। CBSE वालों का ये सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है इसको, ठीक है। सो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बोले तो 2H2O डाईहाइड्रेट, बोले तो जिप्सम। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, इतना ही 373 केल्विन, जब आप इसमें हीट कर देते हैं तो इसमें से क्या होता है, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो टूट जाता है, ठीक है। और इस टेम्परेचर पे करने का यही खास मकसद है। खास मकसद से क्या होगा कि जिस हिसाब से मुझे तोड़ना है उस हिसाब से ये टूट जाता है। कैसे टूटता है, तो इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ये मुझे अलग से मिल जाता है। देख लो ना, 3/2 प्लस 1/2 इज 2, जो कि यहां पर मिल रहा, समझे कि नहीं। तो ये टूट के मुझे मिल जाता है, और इसी को तो हम कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये है हमारा जिप्सम, जिप्सम।
ठीक है। सो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि जिप्सम व्हेन हीटेड एट 373 केल्विन इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। और ये रहा आपका रिएक्शन। क्लियर। आप ध्यान दें कि 373 केल्विन ही, इससे ज़्यादा आप और एक्सेस हीटिंग कर देते हैं, मान लीजिए इफ़ यू ऑन एक्सेस हीटिंग आप और ज़्यादा हीट कर देते हो तो ये तो यहाँ पे कन्वर्ट हो ही गया। अब जो हीट मिल रहा है वो इसको रिएक्ट करने लगेगा। सो व्हाट विल हैपन इज कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, जब आप इसको लगातार और ज़्यादा आप इसको हीट कर देते हो ऑन कंटिन्यूअस हीटिंग, आप अगर और ज़्यादा हीट करते हो ऑन फर्दर हीटिंग it gets converted into कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O, ये अलग हो जाएगा। अब ध्यान दें कि ये जो है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं होता है ये, ठीक ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक, बिकॉज ये तभी काम करेगा जब इसमें इतना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड हो, है ये नहीं है फिर अब ये कोई काम का नहीं होगा। दिस इज ऑफ नो यूज। इसको आप इसीलिए कोई काम का नहीं है, इसीलिए डेड बर्न्ड प्लास्टर भी कहते हैं, डेड बर्न प्लास्टर, या सिंपली आप उसको एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एनहाइड्राइड भी आप बोल सकते हो, लिखिए देते हैं एनहाइड्राइड, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एनहाइड्राइड बोलते हो, उसमें से कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, एनहाइड्राइड बोले तो यहां से पानी जो है वो सूख चुका, अब और कुछ नहीं यहाँ पे। सो दिस इज नॉट ऑफ आर यूज, हमारे यूज का ये फर्स्ट वाला स्टेप है, ये वाला एक ही स्टेप में शुरुआत में ही मिल जाता है। आप इतना और ज़्यादा हीट करने से हम केवल बता दिए कि इसमें ये और हो जाएगा, जो कि हमारे काम का नहीं होगा। और जब काम का नहीं आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो फिर काहेला उसको करेंगे, फिर बेकार में फालतू का टाइम बर्बाद करेंगे, है ना। सो बेहतर है कि जितना किया गया है आप केवल उतना ही करिए, दैट विल बी मोर यूजफुल। क्लियर है, फाइन। एक बार जिप्सम पीओपी बन गया, ठीक है। पीओपी कैसे बनता है, जिप्सम से पानी को एवापोरेट करके, या यूँ कहिए उसको हीट करके। ऑन हीटिंग जिप्सम एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप उसमें पानी और डाल देते हैं, ठीक है, इफ़ यू मेक इट हाइड्रेटेड, अरे यार यहाँ से पानी सुखा दिए तो पीओपी बन गया, ठीक है। अब आप यहाँ से पानी जो बाहर निकला था अगर आप उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, सो योर पीओपी विल अगेन कन्वर्ट और विल गेट कन्वर्टेड टू जिप्सम, ये वापस जिप्सम में बन जाएगा, ठीक है, विच विल बी वेरी हार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। हाँ, एक बार ध्यान रखेंगे आप, जिप्सम से पीओपी बदल गया, पीओपी से जैसे ही जिप्सम में कन्वर्ट होगा उसके बाद इट इज़ ऑफ नो यूज़, फिर आप उसको वापस नहीं कर पाएंगे, आप अपने ह्यूमन के फॉर्म में नहीं हो, आई मीन ह्यूमन के हाथ में नहीं है कि आप इसको जो है एक बार यहाँ से आ गया बहुत अच्छा, यहाँ से एक बार जैसे ही आप लेते आइएगा यहाँ पे फिर ख़त्म, इट इज़ ऑफ नो यूज़, वो बहुत हार्ड हो जाता है फिर उसके बाद, ठीक है। उसको तोड़ने फोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिएगा कि अरे ऐसा था, इसको हीट करते ना फिर से, वो आपको बना के दिया था, आप ज़्यादा पैंतरा मार के आपने उसको ख़राब कर लिया, ठीक है, समझ गए। आई टेल यू दिस यूज इन द, जब हम यूज वाला सेक्शन अभी करेंगे उसमें बताएंगे कि हाउ दिस इज बेनिफिशियल और हाउ इट इज़ नॉट यूजफुल टू अस ऑल्सो, ठीक है। पीओपी जो है वो बहुत पुराने ज़माने से भी लोग जानते थे। इजिप्शियंस तो माना जाता है कि इजिप्शियंस को 5000 साल पहले पता था इनको पीओपी के बारे में, तभी तो वो लोग बनाते थे, वो सब मम्मी रिटर्न्स, राइट, देखिए आप लोग मम्मी ये सब, उसमें मुन के पूरा पट्टी वट्टी लगा करके रख ले रहता था इतने सालों तक, मम्मीज़, राइट, क्लियर, ओके। इसको छाप लेंगे, विल गो टू द यूजेस नाउ। अब इसके एप्लीकेशन हम देखेंगे, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, छाप लेंगे प्लीज। ओके ओके फाइन। सो कमिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ पीओपी, एप्लीकेशंस ऑफ पीओपी, आप इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब शुरुआत में जब पीओपी डिस्कवर किया गया था, आई मीन पीओपी जब लॉन्च हुआ था मार्केट में, तो इट वाज मेनली यूज्ड, ठीक है, पीओपी जो है वो मेनली इट वाज मेनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन साइट्स,
इन द बिल्डिंग्स एंड ऑल, बिकॉज ये जब एक बार जिप्सम बन जाता है उसके बाद फिर बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज़ करते थे और इनको बिल्डिंग्स वगैरह में यूज़ करते थे, ठीक है। बट नाउ जैसे जैसे फिर समय बीता तो उसके लिए काफ़ी सारे सब्सटीट्यूट आ गए तो बिल्डिंग्स वगैरह में उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। इसको डोमेस्टिकली यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह को और ज़्यादा मजबूती चाहिए थी, तो फिर उसके लिए जो है वो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा। और भी अच्छे सब्सटीट्यूट मिल गए, ये हो सकता है, और भी अच्छे सब्सटीट्यूट मिल गए उसके जगह पे, ठीक है। कोई अच्छा चीज़ है बट आपको कोई और अच्छा चीज़ मिलता है तो यू नेग्लेक्ट दिस वन, फिर आपको ये बेकार लगने लगता है ना। सो दिस इज द थिंग। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहला एप्लीकेशन जो है आप इसको बोल सकते हो लाइक इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, नंबर 1 इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड्स, टॉयज, क्लेज एट्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, राइट, पॉटरीज, सेरेमिक्स etc। अब ये सारी चीज़ें जो बना सकते हो पीओपी से। मोल्ड्स बोले तो कोई मोल्ड बोले तो मूर्ति टाइप का कुछ, ठीक है, खिलौने, ये सब बन सकते हैं हम लोग। ओके, क्लियर भाई। हम लोग इंडियंस बड़े होशियार, हम लोग क्या किए हैं इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस को, अब जब बिल्डिंग में काम नहीं आता है तो हम इसको क्या किए कि अपना जो है वो छत अगर फूट गया है, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दीजिए वहाँ पे और उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए टनाटन एकदम पूरा तगड़ा हो जाएगा, फिर से दीवार छेदा उदा हो गया, कांटी उटी मार के एकदम पूरा भयानक टाइप से छेद कर दिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दीजिए और मुन दीजिए, फिर से दीवार चकाचक हो जाता है, राइट। सो इट इज़ यूज्ड टू रिपेयर broken roofs or cracked roofs, I should say cracked roofs, walls, holes etc। इन सब जगहों पर हम इसको यूज सकते आई मीन अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, दे आर यूज्ड टू कवर देम, ठीक है। ये लोग बनाए घर ही नहीं, कवर देम, मान लीजिए अगर कहीं पे दीवार वाले वहाँ पे जो स्लाइटली मार्क हो गया या फिर आप उसको जो है वो क्रैक कर गया, आपने छेद कर दिया था ढेर सारा उसमें कांटे ठोकते समय, तो आप क्या करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे टू फिल दैट गैप। आप उस गैप को फिल करने के लिए करेंगे, नहीं उसका बड़का फिर से नया दीवार ले लेंगे, वैसा नहीं, इट्स नॉट लाइक, ठीक है। या उसको आप कवर करने के लिए सिंपली यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? फाइन, ओके। नंबर 3, इट इज़ यूज्ड इन सर्जिकल बैंडेजेस। ये बहुत ही वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है इसका, इन सर्जिकल बैंडेजेस फॉर सेटिंग अप फ्रैक्चर्ड बोन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का हड्डी उड्डी टूटा होगा तो आप याद करिए फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो जो पट्टी वट्टी जो डालते हैं, एक बार डॉक्टर जो आपकी हड्डी सेट कर लिया, डॉक्टर हड्डी सेट कर लेगा, उसके बाद जो है वो आपका जो बैंडेज होता है, ठीक है, उसको जो वो गीला करेगा और गीला करने के बाद उसमें जो पूरा का पीओपी उसमें डालेगा और पीओपी डालने के बाद उसको जो है बस आपके पैर में या फिर हाथ में जहाँ भी आपका हड्डी क्रैक किया है या फिर हड्डी टूटा हुआ है उसको जो है पूरा का पूरा लपेट देगा उसमें, ठीक है। भारी भरकम अगर हथिया टूट गया तब उसको प्लास्टर लगा देता है या खोपड़ी में लगा देता है, टांग के घूरे तरह से, समझे। तो बिफोर अप्लाइंग द जिप्सम, ठीक है, बिफोर अप्लाइंग तो जिप्सम तो करवाता नहीं, वी गेट पीओपी जो है वो अप्लाई किया जाता है, उसको गीला कर देते हैं और गीला करने के बाद आप उसको सटासट एकदम पूरा धाए लगा लीजिए, समझ गए। बिकॉज अब वो पीओपी जो है आपने उसको वाटर दे दिया, बोले तो आपने उसको हाइड्रेट कर दिया। एंड जस्ट आई टोल्ड यू कि एक बार पीओपी को आप जैसे ही हाइड्रेट कर देते हो वो वापस जिप्सम में बदल जाएगा, एंड दिस जिप्सम विल बी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत हार्ड भी होता है। एक बार ये सेट हो गया ना, उसके बाद फिर फिक्स से कर लेता है, ठीक है। जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा वैसे वैसे जो है वो एकदम पूरा जिप्सम का रूप लेने लगेगा। पीओपी जिसको लगाया गया और गीला करके लगाया गया, दैट्स वाई अब वो फिर से जो सूखने लगेगा तो इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जिप्सम, इट्स ओरिजिनल फॉर्म जिप्सम में बन जाएगा। और जैसे ही जिप्सम में बनेगा आप उसको देखिएगा कि एकदम पूरा हार्ड हो जाएगा। अब जिसका हाथ टूटा होगा या फिर किसी का उसको भारी लगने लगेगा उसके बाद,
क्योंकि वो सूख गया और उसके बाद फिर वो इट इज पुटिंग लोड ऑन दैट, ठीक ना। इतना हार्ड, इतना लोड हो जाता है कि आप उसको जब आप डॉक्टर के पास, जब आपका सेट उठ हो जाएगा, पूरा हड्डी वड्डी सेट हो जाएगी, उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो डॉक्टर उसको चीर के काट के निकालता है आपका वो बैंडेजेस, जो प्लास्टर वो चढ़ाया होता है हाथ में या पैर में कहीं पर भी, उसको काटना पड़ता है, ठीक है। वो इतना ज़बरदस्त रहता है, किसी को एक लात मार दीजिएगा अगर इतनी हो गया तो बस भौं हो जाएगा वहीं पे, वो एकदम पूरा हार्ड हो जाता है, टफ होता है। क्लियर। और एक बार देख लियो, एक बार वो चल गया तो बस बात खत्म। अच्छा, जितने लोग ये अगर यूज़ किए होंगे, आप मार्केट में मिलता है हार्डवेयर शॉप में, पेरिस वगैरह बोलिएगा आप उसको कि 100 ग्राम पेरिस दे दीजिए, तो आप पेरिस लीजिएगा और जहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है ना, पेरिस लिए कटोरी वटोरी में या फिर कहीं पर भी, आपने उसको जो है पानी में डालिए और उसको घोल दीजिए, घोलिए और पट से उसको लगा ही डालिए जहाँ पर है। आप सोचिएगा कि घोल के आ रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना बाथरूम करके आते हैं या फिर थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा सा एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लगा देंगे, तब तक जो है वो हार्ड हो चुका होगा आपके कटोरी में ही। फिर उसके बाद कटोरी भी फेंकना पड़ जाएगा, बिकॉज फिर आप उसे निकाल नहीं पाएंगे उससे, वो एकदम पूरा सेट हो जाता है वहाँ पे। इट इज़ सो क्विक, वो बहुत क्विक रिएक्शन होता है इसमें, समझे। इसलिए जहाँ छेदा होता तुम देख लियो, उसको छेदक पहले साफ कर लो ढंग से और उसके बाद उसको घोलिए और घोल के लगा ही डालो पट से, नहीं तो उसके बाद फिर पूरा का पूरा पैसा बर्बाद और समय बर्बाद होगा, सो अलग। और कटोरी जो बर्बाद किया उसके लिए जो मुंह कुचाएगा घर में सो अलग, ठीक है। मुंह कुचाई इज द कॉम्प्लीमेंट्री इन दैट पर्टिकुलर केस। इसलिए बेहतर है कि आप पहले देख लें और उसके बाद सट से उसको लगा ही डालो, ठीक है। तो तुम्हारा पैसा और समय बर्बाद हुआ, उससे ज़्यादा तुमने मम्मी का जो है वो कटोरी बर्बाद कर दिया, गोप देगी गबगबा के बता दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करिएगा। इसका आप चाहें तो हम आपको रिएक्शन बता सकते हैं, ऑल्दो हम इसका जो आपको बता दिए कि हाउ दिस इज डन, ठीक है। ये कैसे काम करता है, सेटिंग अप ऑफ बोन्स, ये हम बता दिए। इसका रिएक्शन आप देखना चाहते हैं तो क्या होता है कि यू टेक पीओपी, आप पीओपी लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि CaSO4 डॉट हाफ H2O आपने लिया, आप इतना लिया, दिस इज पीओपी, ये पीओपी आपने लिया और इसमें आप 3/2 H2O जो है आप पुट ऑन करिए। हमने कहा ना कि बैंडेज आप जब लगाते हैं तो बैंडेज लगाते वक्त तो इसको गीला कर देते हैं पीओपी को गीला करके उसमें जो बैंडेज के साथ उसको लगाते जाते हैं, गीला करिए लगाते जाइए, गीला करिए लगाते जाइए, ये नहीं गीला करके रख दिए और उसके बाद लगे ना फिर हार्ड हो जाए, फिर कोई काम का नहीं होगा। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू CaSO4.2 H2O विच इज, इफ यू रिमेंबर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जिप्सम, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और एक बार ये रिवर्स हो गया उसके बाद फिर इट विल बिकम हार्ड, ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इस जिप्सम को यहाँ पे करने के लिए आप सोचेंगे कि ठीक है हीटर में चढ़ा देते हैं ना, उसके बाद फिर से इसको जो पीओपी बन जाएगा, नहीं रहेगा ची 373 केल्विन चाहिए और वो भी उसको किल में चाहिए, ठीक है। किल, देखिए एक अपरेटस होता है, इसको हम बोलते हैं किल। इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डू नॉट नो लिव इट, आप केवल जानिए कि वो चूल्हा टाइप का होता है, बस वहाँ पर इसको सेपरेट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पर इसको चढ़ाया जाता है, जो कि आपके घर में नहीं पाया जाएगा, हीटर में काम ही नहीं करेगा ये, ठीक ना। इसलिए बोले कि ये जो है वो जनरली आप इसको वापस नहीं कर पाएंगे। एक बार वो जिप्सम में बदल गया उसके बाद फिर तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा वो, ठीक है। मम्मी गोप गाप देगी एकदम बढ़िया से, ये सब नहीं करिएगा, बता दे रहे। क्लियर है? क्लियर? ओके, ग्रेट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द लैबोरेटरीज। इसको लैबोरेटरीज में काफ़ी वाइड यूज़ किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द लैबोरेटरीज, वाई? टू मेक एपरेटस। तो इसमें कौची है, ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? ओके, टू मेक एपरेटस। एपरेटस की क्या खास बात रहती है जिप्सम, आई मीन पीओपी यूज़ करने से, कि इट विल बी एन एयर टाइट कंटेनर, इट विल बी एन एयर टाइट कंटेनर, हवा को आर पार नहीं करने देगा, बिकॉज एकदम पूरा पागल है पीओपी, ठीक है। घुसने कुछ नहीं, एकदम घुसने देगा, एकदम एयर टाइट कर देगा। वाई? बिकॉज इट विल सील द गैप, ठीक है, इट विल सील द गैप ऑफ द कंटेनर। समझ गए कि नहीं? बाल्टी उल्टी टूट टाट गया या फट उठ गया आपसे, तो इसको आप लगा सकते हैं, इससे जो है वो गैप्स फिल हो जाएंगे। समझ गए? अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, या इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल्स। फायर प्रूफ मटेरियल्स कह लीजिए, यूटेंसिल्स कह लो, ठीक है। फायर प्रूफिंग मटेरियल्स या फायर प्रूफ मटेरियल्स बोले तो आप कोई ऐसा चीज़ बनाना चाहते हो जो आग को झेल सके, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दीजिए, बात खत्म।
आग उग में कोई काम करना ही नहीं। हम क्या बोले, एक बार जो है पीओपी जो है जिप्सम में बदल दोगे, ठीक है, अरे पीओपी लगाएगा तो उसको गीला विला करके ही ना डालेगा जी, गीला करके डालेंगे। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आप उसको जिप्सम में कन्वर्ट कर दिए, और एक बार कर दिए उसके बाद आप उसमें जो है कितना फायर चढ़ाते जाइए, जब तक उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन ना मिल जाए तब तक वो करेगा ही नहीं, और यहाँ एटमॉस्फेयर में वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए आप उसको फायर प्रूफ मटेरियल भी आप बोल सकते हैं कि फायर प्रूफ मटेरियल बना देगा फिर, समझे कि नहीं। कहीं आग से भिड़ना उड़ना हो, उससे एकदम पूरा कहीं पे एक बाल्टी वाल्टी लीजिए, एक बड़का को टब लीजिए हौदा टाइप का, उसमें पूरा जो है पीओपी डालिए, पानी उन्हें डालिए, घोलिए, उसमें सुध के जो घुस के निकल लीजिए, ठीक है, पूरा बॉडी तुम्हारा फायर प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद सब तुम्हारा हथौड़ी मार के सब तुम्हारा पीओपी बाहर निकालेंगे, ठीक ना, बहुत हार्ड हो जाएगा। उसके बाद जिससे बदला लेना हो, केवल नाक वाला छेदा उदा वाला जो है वो सब में उंगली रख लेना ऐसे करके, ताकि पीओपी वाला ठीक से काम रहे। आँखें जो है ये मुंह आँखों डपा जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद जिससे बदला लेना हो ऐसे जाओ और कूद के कस के उसको धक्का मार दो, एकदम टकरा जाओ उससे, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी उसकी। क्लियर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर प्रूफिंग मटेरियल्स। क्लियर है? क्लियर है तो इसको छाप लेंगे प्लीज़, छाप लेंगे प्लीज़, छाप लेंगे। ओके ग्रेट, ओके सो इतनी बातें क्लियर होंगी आई गेस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आर दिस इज ऑल अबाउट आवर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमें केवल इतना ही जानना है और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग कहाँ से लगेगा, केवल याद करने वाली चीज़ें हैं तो हाँ, कुछ चीज़ें जो एप्लीकेशंस वगैरह जो जब हम देखते हैं ना, तो कुछ चीज़ें जो आपको अपने तरफ खींच लेती हैं। तो आई गेस ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको खींचा होगा, बाकी कोई करे ना करे, आई बिलीव प्लास्टर ऑफ पेरिस इज समथिंग टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। ओके अब इतने समय से आप ढेर सारे सॉल्ट्स देखे जिनमें आप कुछ चीज़ देखे होंगे, जैसे आपने कुछ भी देखा, लाइक एक कंपाउंड देखा, आपने कोई भी एक कंपाउंड देखा और डॉट XH2O, आप इस फॉर्म में जो है वो वाटर को आप देखते हैं। हम बार बार कहें कि ये इस फॉर्म में होता है बिकॉज कि इट इज एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देयर आर सर्टेन सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होल्ड करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनमें पाया जाता है, होता है। वाई, क्यों होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने के पीछे इसके दो कारण हैं। पहला कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं, और यदि क्रिस्टल्स के फॉर्म में उनको होना है तो दे विल हैव टू हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन देम, उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना होगा, तभी जाकर के वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे। तो पहली बात तो ये कि उनमें अगर इफ दे वांट टू बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स दे विल हैव टू absorb और दे विल हैव टू कीप विद देम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक मुख्य काम ये भी है कि इट प्रोवाइड्स सर्टेन कलर टू दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने से उस पर्टिकुलर सॉल्ट का एक पर्टिकुलर कलर हो जाता है। अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां से हटा देते हैं तो दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और दैट पर्टिकुलर सॉल्ट विल लूज इट्स कलर ऑल्सो। फिर जब आप उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिर से ऐड कर दीजिएगा तो इट विल गेन इट्स कलर, द ओरिजिनल कलर बैक, इसको वापस अपना कलर मिल जाता है, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन सॉल्ट्स जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होल्ड करते हैं, समझ गए? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज द सॉल्ट और टू मेक द सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल, आप उसको क्रिस्टल्स के फॉर्म में रखना चाहते हैं, दैट इज वाई। और दूसरा, it provides a certain specific color to the salt। सॉल्ट को वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो जाए तो द सॉल्ट विल लूज इट्स ओरिजिनल कलर, वो कलर लूज कर जाएगा, समझ गए? इफ इट लूजेस इट्स
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, याद रहेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द सॉल्ट लूजेस इट्स ओरिजिनल कलर, द सॉल्ट लूजेस इट्स ओरिजिनल कलर। ठीक है, देर आर सम और दी अदर थिंग्स। ओके, ध्यान रखेंगे। आई टेल यू सम, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आपने ढेर सारे जो एग्जांपल्स हम आपको बता ही दिए हैं सॉल्ट में, और आई टेल यू सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं। ठीक है, आप उसको ध्यान रखेंगे, उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग अ टेबल ओवर हियर। सॉल्ट, आइए, सॉल्ट ये हो गया, कॉमन नेम, ओके, केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज इट्स केमिकल फॉर्मूला, एंड व्हाट इज इट्स कलर। ठीक है, कलर क्या है, आप देखिएगा कि हम सभी में इसमें जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखेंगे ही रखेंगे। क्लियर है? फाइन, ओके। नंबर 1, salt. The name of the salt I am keeping over here is sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जिसका कॉमन नेम या इसके लिए एक और नाम रख देते हैं कमर्शियल नेम। मार्केट में आपको किस नाम से ये मिलेगा? तो सोडियम कार्बोनेट आपको मार्केट में मिलेगा बाय द नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के नाम से मिलेगा। ठीक है, आप इसको दोबारा पढ़िएगा अगर ध्यान में नहीं है तो। ठीक, और इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है Na2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, रिमेंबर है ना। सो इट इज इन वाइट कलर, आपको ऑलमोस्ट वाइट कलर के मिलेंगे। फाइन, क्लियर है? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सोडियम बोरेट। इसका कॉमन नेम और कमर्शियल नेम होता है बोरैक्स। ठीक है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा बोरैक्स, एंड द केमिकल फॉर्मूला इज Na2B4O7.10H2O एंड द कलर इज अगेन वाइट, ये वाइट कलर का होता है। दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हेल्प्स इट टू गेट वाइट इन कलर, ये जो है वाइट कलर के सब्सटेंस बनाने में मदद करेगा। ठीक है, नंबर 3 इज मैग्नीशियम सल्फेट। द थर्ड इज मैग्नीशियम सल्फेट, इसका कमर्शियल नेम होता है एप्सम सॉल्ट, इसका कमर्शियल नेम हो जाएगा एप्सम सॉल्ट। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4.7H2। देख रहे हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगेन इट इज ऑल्सो इन वाइट कलर, ये भी आपको वाइट कलर में आराम से मिल जाएगा। क्लियर? देन नंबर 4 इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कमर्शियल नेम इसका जिप्सम, अभी जस्ट बताए जिप्सम, केमिकल फॉर्मूला है जिप्सम का, बोल के देखिए आपने से खुद से। कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4 डॉट जिप्सम करना है 2H2O, ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अगेन वाइट इन कलर, ये भी आपका वाइट कलर का होता है। क्लियर? कैल्शियम सल्फेट। एंड देन मूविंग ऑन टू नंबर 5 दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसको कमर्शियल नेम कहा जाता है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल बिकॉज ये चमकीला ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू विट्रियोल दिख रहा है, ब्लू विट्रियोल दिख रहा है, हाँ ब्लू विट्रियोल, राइट, ब्लू विट्रियोल। सो इट्स केमिकल फॉर्मूला ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2। आपको ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं, हम फिर से कह रहे हैं, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इसका केमिकल फॉर्मूला जो केवल सॉल्ट में, स्पेशल सॉल्ट में केवल बताएं, केवल उसको याद रखिएगा। CuSO4.5H2, इसको ब्लू विट्रियोल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज ब्लू इन कलर, है ना, ब्लू कलर का अच्छा खासा एकदम मस्त टाइप से एकदम चमकता है वो, ब्लू इन कलर, राइट। क्लियर है? नंबर 5, ओके, एक और है, एक और बता देते हैं, मेरे ध्यान में जगह है नहीं, कहाँ लिख दें,
ओके, जगह है नहीं। ओके, इसको छाप लीजिए, एक और बता ही देंगे। छापिए प्लीज़, छापिए। ओके, छाप लिए हैं, छाप लिए हैं। ओके फाइन, आइए। ओके, नंबर 5 हो गया है। नंबर 6 आते हैं। नंबर 6 इज, छठे में हम रखेंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, इसको हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल, इसका फॉर्मूला हो जाता है FeSO4.7H2O। और ग्रीन विट्रियोल है, इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये ग्रीन कलर का होगा, राइट। ओके, ध्यान रखेंगे कि ये सारे के सारे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, ये दो काम उसको फुलफिल करते हैं, दैट इज वाई दे आर केप्ट ओवर हियर। और ये सारे के सारे जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे। पता नहीं आपको स्कूल में जो है वो कॉपर सल्फेट तो आपको दिखाया ही गया होगा, अगर नहीं दिखाया गया है तो मे बी दे विल शो यू। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, एकदम मस्त चमकीला लगता है, एकदम लगेगा इट अपीयर्स टू बी लाइक स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ डायमंड, डायमंड जैसा लगने लगता है। चुरा मत लीजिएगा उसको, कोई काम का नहीं है आपका, ठीक है। चलिए इसको छाप लेंगे प्लीज़, छाप ले छाप ले छाप ले। ला 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 ला। क्लियर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान रखेंगे इसको। ओके, जैसा कि हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कि CuSO4.5H2O है हमारे पास। अगर आप इसको और हीट कर दीजिएगा, हीट करने से क्या होगा कि ये गायब हो जाएगा, पानी जो है वो निकल जाएगा, तो ये केवल बचेगा CuSO4 प्लस H2O आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। H2O जो है आपने बाहर कर दिया, कितना होगा तो आपको मन है तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए, 5H2। फाइन। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में लोग समझते हैं अच्छा उसके अंदर पानी होगा। नहीं नहीं, पानी है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। वो आपको दिखेगा नहीं कर पानी चू रहा है, चपट टपक रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो क्रिस्टल्स के अंदर होता है। जब आप उसको हीट कर दीजिएगा देन इट विल इवापोरेट, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं कि अंदर में पानी है, क्रिस्टल के फॉर्म में कैसे दिखेगा, इट विल नॉट बी विजिबल बट दे आर देयर। समझ गए। सो CuSO4 को आप हीट कर दीजिएगा तो इट विल बिकम दिस वन, समझ गए, CuSO4, बुझ गए। CuSO4 अगर आप देखिएगा तो इट इज ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का होता है, हीट कर दीजिएगा तो पानी बाहर निकल जाएगा, तो इट विल बिकम वाइट, ये वाइट कलर का हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि 5H2O जो यहाँ क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट था, जिसके कारण कलर था इसका ब्लू, आप इसको अलग कर दीजिएगा तो ये हो गया वाइट। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू प्रीवियसली। अच्छा, इसमें इसका मतलब ये भी है कि अगर आप इसको, ये हो गया हमारा एनहाइड्रस स्टेट, इसमें से आपने पानी जो है वो बाहर कर दिया, एनहाइड्रस स्टेट का हो गया। अब इसका मतलब ये भी है कि इस एनहाइड्रस स्टेट को अगर आप इसको हाइड्रेट कर देते हैं, ठीक है, अगेन इफ यू मेक इट हाइड्रेटेड इट विल अगेन रीगेन इट्स कलर। इसका मतलब है कि CuSO4 प्लस 5H2O कर दीजिएगा, ठीक है, तो इट विल गिव यू CuSO4.5H2O। अब ये .5H2O हो जाएगा। नाउ दिस इज वाइट इन कलर बट दिस वन अगेन इट चेंजेस टू ब्लू इन कलर, ये फिर से आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रैक्टिकल होता है, ये आपको लैब वगैरह में करवा के दिखा दिया जाएगा। ठीक है, वी डू नॉट हैव दीज फैसिलिटीज टू गो फॉर, ठीक ना। ओके फाइन, चलिए आइए ध्यान दें। अच्छा, एक चीज़ और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मामले में, एक चीज़ और देखिए, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाएगा। आई एम टॉकिंग ऑफ दो सॉल्ट्स हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। ओके, सो दो सॉल्ट्स, हम जब भी सॉल्ट बोलेंगे तो आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट ही समझिएगा अभी के लिए, ठीक ना। बार बार बोलेंगे दिमाग में थोड़ा सा ये हो जाता है, तो हम सॉल्ट बोले तो आप समझिएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले ही बोल रहे हैं, ठीक है। ओके फाइन। सो देयर आर सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दीजिएगा ना, तो रूम टेम्परेचर में रखने से क्या होगा कि दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन इट्स ओन। ये अपने आप ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपना लूज करने लगते हैं, दे स्टार्ट लूजिंग, मे बी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। उसकी वजह से वो अपना जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लूज करने लगते हैं।
वो जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो लूज किए, दे आर नो मोर इन द स्टेट ऑफ क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो नहीं रहते हैं, वो एनहाइड्रस स्टेट में आ जाता है। देखो ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे ही हटाए वो एनहाइड्रस स्टेट में आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप ही एटमॉस्फेयर के कारण कर लेते हैं। ठीक है, सो दोज सब्सटेंसेज विच कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी, those salts are particularly known as efflorescent substances or efflorescent salts। ठीक है, I'll write, ज्यादा लोड मतलब हम लिख दे रहे हैं। efflorescent salts, केवल ध्यान रखेंगे, those salts which loses their water of crystallization at ordinary or normal room temperature or pressure। Those salts which lose their water of crystallization at ordinary room temperature or pressure and loses its crystal form, such salts are regarded as efflorescent salts, and this property of efflorescent is known as efflorescence। efflorescence, SCENCESCENC, efflorescence। ओके ठीक, सही है, efflorescence। क्लियर है, एफ्लोरेसेंस। ऐसा आप किस में देखे होंगे, एग्जाम्पल बता देंगे तो आप शायद जान जाए। एग्जाम्पल जैसे वॉशिंग सोडा आपने देखा होगा, या फिर ब्लू विट्रियल। यार तेरी, आप तो देखे ही नहीं है, ब्लू कलर का होता है, आप कहाँ इसका इफेक्ट देखोगे, ब्लू विट्रियल। लेकिन ये आप देखे होंगे वॉशिंग सोडा, जो लोग कपड़े वपड़े धोते हैं वो देखे होंगे कि गर्मियों के टाइम पे जब ऑलमोस्ट जो रूम टेम्परेचर ही हमारा थोड़ा सा गर्म होता है, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशंस, आप जिसमें सर्फ वगैरह रखे होंगे वो थोड़ा सा गीला हो जाता है, राइट, वो अपना जो रूम टेम्परेचर के कारण वो लूज कर जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो वाटर्स होते हैं वो लूज करते हैं, ड्यू टू विच उनका जो है टेक्सचर ही अलग हो जाता है। देखें, नहीं देखें तो देखिएगा, अदरवाइज एज आई टोल्ड यू कि आई हैव गॉट सर्टेन स्टूडेंट्स ऑल्सो जिन्होंने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं देखा होता, तो अपने डिब्बा के अंदर का बात है मे बी। चलिए इसको छाप लेंगे, प्लीज छाप लें। ओके, क्लियर है। फाइन, क्लियर। सो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लूज कर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी हैं जो रूम टेम्परेचर में आप उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर में जब आप छोड़ दीजिएगा तो दे एब्जॉर्ब मोर वाटर। ठीक है, वो और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक तो ऑलरेडी उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है और वो और ज़्यादा अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब आप रूम टेम्परेचर में उसको छोड़ देंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन रूम टेम्परेचर से वो एब्जॉर्ब करने के साथ साथ क्या करते हैं कि दे गेट डिजॉल्व इन इट, वो उसमें डिजॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे सॉल्ट्स जो इस प्रकार का बिहेवियर आपको दिखाते हैं, दोज सॉल्ट्स आर कॉल्ड टू बी डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डेलिक्वेसेंस। जैसे एफ्लोरेसेंट सॉल्ट थे और द प्रॉपर्टी वाज नोन एज एफ्लोरेसेंस, वैसे ही दीज सॉल्ट्स आर नोन एज डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज डेलिक्वेसेंस। लिख दे रहे, लिख रहे हैं, हदियाओ मत। ठीक है, डेलिक्वेसेंस
What is it? Those salts which absorb water or moisture from the atmosphere at normal or ordinary room temperature or pressure and gets dissolved in it to make a solution. अच्छा, घुल भी जाते हैं और ढोंड सब जो है वो सॉल्यूशन बना भी लेते हैं. To make a solution, such salts are known as deliquescent salts, and this property is known as deliquescence. क्लियर? डेलीक्वेसेंस. अरे सिंपल है यार, उसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, बस सिर्फ समझना है. ये कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर जाएंगे. ठीक है, लूज कर जाएगा तो उसको एफ्लोरेसेंट कहेंगे. और कुछ ऐसे हैं जो अपने को जो है वो गेन कर ले रहे हैं, बोले तो एब्जॉर्ब करना. एब्जॉर्ब करने वाले को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो जो है वो उसमें घुल मिल जा रहा है. टू मेक अ सॉल्यूशन, दो सॉल्ट्स आर नोन एज डेलीक्वेसेंट and this property is known as deliquescent salt. I mean deliquescence. क्लियर है? क्लियर? जैसे इसका एग्जांपल भी बता देते हैं. एग्जांपल फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका लूर लक्षण ऐसा ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर है? क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी वैसा ही होता है, मिला जुला के. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके फाइन. ओके भाई, अब ध्यान दें. नाउ वी हैव गॉट कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी हैं जो एटमॉस्फेयर में अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो है ही, साथ ही साथ वो एब्जॉर्ब करते जरूर है, बट दे डू नॉट गेट डिजॉल्व्ड इन इट टू मेक अ सॉल्यूशन. ध्यान दें, यहां पर क्या था कि वो एब्जॉर्ब करते हैं और डिजॉल्व भी कर जाते हैं और सॉल्यूशन भी बनाते हैं. बट दिस टाइम देयर आर सर्टेन सॉल्ट्स जो एब्जॉर्ब कर रहा है बट डिजॉल्व नहीं कर रहा. अगर डिजॉल्व नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन भी नहीं बना रहा है. ठीक है, एक बार फिर से. ओके, एक बार फिर से ध्यान से जो अंडरलाइन किए हैं उस पर आप ज्यादा थोड़ा सा फोकस करिएगा. ठीक है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण सॉल्यूशन भी नहीं बना रहा है. ठीक है, सर्टेन सॉल्ट्स आर नोन एज हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज हाइग्रोस्कोपी. हाइग्रोस्कोपी. ठीक है, हाइग्रोस्कोपी. सिंपली आप सेम टू सेम लिख देंगे यहां पे. Those salts which absorb moisture or water from the atmosphere at normal or ordinary room. अब इसके बाद ऐसे ही छाप लेना. ठीक है, जो चेंज वाला वो हम लिख देंगे. एट रूम टेम्परेचर और प्रेशर एंड बट डू नॉट गेट डिजॉल्व्ड इन इट एंड दे डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन. वो जो है वो कोई सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते हैं. दे डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन. सच सॉल्ट्स आर नोन एज
hygroscopic salts. Such salts are known as hygroscopic salts, and this property is known as hygroscopy. हाइग्रोस्कोपी दिख रहा है? हाँ, हाइग्रोस्कोपी, क्लियर है? हाइग्रोस्कोपी, राइट? इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें तो यहां पे लिख दे रहे एग्जाम्पल्स, नीचे जगह नहीं है। एग्जाम्पल्स आप इसके लिख सकते हो लाइक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड आप लिख सकते हैं यहाँ पर। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ आपको कैल्शियम क्लोराइड भी इसी प्रकार का इसका लूर लक्षण होता है, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर आप इसको एनहाइड्रस NaCl सोडियम क्लोराइड का भी सेम टू सेम लक्षण होता है। वैसा ही जो लोग किचन में जाते होंगे वो लोग शायद इस बात को समझ सके, अगर ये और ये एज्यूम नहीं कर पा रहे हो या इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ये पक्का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आप देखे होंगे कि कभी कभार नमक जो है, जब बरसात का मौसम होता है या फिर ठंड का मौसम होता है, तो जिस डब्बे में आप नमक रखे होते हैं वो नमक गीला हो जाता है, वो नमक में मॉइस्चर आ जाता है। ऑल्दो जब आपने उसको डाला था तो वो कंप्लीट मॉइस्चरलेस था, ठीक है? आप उसको जो चुटकी लेते आई मीन एक चुटकी लोगे वैसे करके निकालोगे तो भुरभुरा के एकदम नीचे आ जाएगा। बट एक बार ये हाइग्रोस्कोपी उसमें आ जाता है, ठीक है? एक बार वो वाटर कंटेंट वहाँ पर हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन इज कि वो मॉइस्चर लैडन हो जाएगा उसमें, ठीक है? इट विल हैव मॉइस्चर विद देम। ये वाला आप देखे होंगे शायद, यदि नहीं देखें तो फिर इससे बुरा क्या हो सकता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं देखें, सोडियम क्लोराइड को, जो नमक को जो गीला होते हुए नहीं देखें अपने से, तो जीवन में आप देखे ही क्या हैं? सीता और गीता देखे क्या, है ना? आप ये भी नहीं देखे, रसोई में कौन था, रसोड़े में कौन था, कुछ नहीं देखे आप जीवन में। ये तो आप कम से कम देखे ही होंगे। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड आई टोल्ड यू 3 न्यू सब टर्म्स। दैट इज, सबसे पहले हमने आपको बताया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो काम क्यों करता, आई मीन क्यों रहता है, उसका काम क्या है, व्हाट डू दे डू, राइट? एंड देन आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके कलर का एग्जांपल्स दिए। उसके बाद हमने आई टोल्ड यू अबाउट 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज एफ्लोरेसेंस, डेलिक्वेसेंस एंड हाइग्रोस्कोपी। ये 3 चीजें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? आप इसको छाप लेंगे। एंड दिस is the end of our chapter acid base and salt. acid base and salt इसके साथ खत्म होता है, ठीक है? Tomorrow or the next time or from the next lecture we will be continuing with the later on subjects, that is the next chapter, that is metals and non metals, ठीक है? इसमें यहीं तक, इसमें हमारा इतना ही है। अब आप ध्यान देंगे, अब जितनी चीज़ आपको पढ़ाई गई होंगी आप ध्यान दिए होंगे, एज आई टोल्ड यू कि ये जो रेशियो होता है याद करने वाला और समझने वाला, वो आप समझ गए होंगे कि हम क्यों आपको बोले थे कि इसमें याद करने वाला ज़्यादा है, ठीक है? समझने वाला कम है, याद करने वाला ज़्यादा है, ठीक है? अगर नहीं भी विश्वास हो रहा है तो आप जितना नोट्स लिखें आप एक बार उसको पन्ने पलट के देख लीजिएगा एक बार, क्लियर है? सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, नो मोर ऑफ इट टिल नाउ, क्लियर? इसको छाप लेंगे and we will continue from the next class. That's all. Thank you.